हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने उदय बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के जितना भी सिलेबस है हम लोग इस चैनल पे आप लोगों के लिए कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज बच्चों आ गए हैं हम लोग हमारे इंग्लिश के 13th लेक्चर के ऊपर। और आज बच्चे हम लोग करने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। तो बच्चे रेन ऑन द रूफ किसके ऊपर पोम है? रेन ऑन द रूफ है बारिश के ऊपर एक पोम, बहुत प्यारी सी पोम। आज का दिन भी बच्चे बहुत ही रेनी है, आज का दिन भी बहुत ही रेनी डे है। और इस रेनी डे में बच्चे हम लोग बारिश का आनंद लेते हैं, पकौड़े खाते हैं, मजे करते हैं, राइट। उस मजे के साथ साथ बच्चे ये पोम उन सारी मेमोरीज, उन सारी इमेजेस को हाईलाइट करेगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जब बारिश होती है तो इंसान उस बारिश की जो बूंदे हैं उनके गिरने में इतना खो जाता है कि उन बारिशों के बूंदों के गिरने के खो जाने में ही इंसान के दिमाग में अलग अलग चीज़ों के ख्याल आने लगते हैं। और जब इंसान के दिमाग में वो अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, उन ख्यालों को वो कैसे इंटरप्रेट करता है, उन ख्यालों से वो क्या क्या चीज़ें सीखता है, उसके साथ क्या क्या होता है बच्चे हम लोग इस पोम में देखेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में एडवेंचर्स ऑफ टोटो नाम का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर किया था और आज की क्लास में बच्चे हम लोग रेन ऑन द रूफ नाम की एक पोम को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये पोम बच्चे बहुत बहुत अच्छी पोम है, इसको पढ़ने में सुनने में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चे पहले हम लोग आएंगे इस कविता के परिचय के ऊपर। कविता का शीर्षक है छत पर बारिश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेन ऑन द रूफ। इससे हम समझ सकते हैं कि कविता बारिश के बारे में है। याद रखना कि इस कविता में बच्चे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वो सब बारिश के ऊपर बताई गई हैं, रेन के ऊपर बताई गई हैं कि जब बारिश होती है तो उसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। कवि हमें बारिश से जुड़ी अपनी यादों के बारे में बता रहे होते हैं। उनके घर की छत पर गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ अतीत में उन्हें मीठी यादों को ताज़ा करने में मदद करती है। यानी वो जो बारिश की बूंदें हैं वो उन्हें कुछ ऐसी बातें याद दिलाती हैं जो उनके साथ पहले उनके बचपन में हुई थी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी पोम को और देखते हैं कि ये पोम हमें क्या कहलाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। बच्चे ये पोम, पहली चीज आप लोग याद रखेंगे कि ये पोएम रात के समय में, वैसे पोएम को पोम कहा जाता है, ठीक है, पोम, POEM को हम पोम प्रोनाउंस करते हैं। बच्चे पहली चीज जो आप लोग याद रखेंगे वो ये है कि ये पोएम जो है ये रात के समय में बनाई हुई पोएम है। ठीक है, यानी इस पोम में जो भी हम बात करेंगे वो रात के समय की करेंगे। ठीक है, रात के समय की बात हो रही है, रात के टाइम पे जो माहौल होता है, जो मौसम होता है उसकी बात की जा रही है। पहली चीज तो वो कहते हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर। तो वो सबसे पहले बच्चे हमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब ह्यूमिड, यहाँ पर बच्चे ह्यूमिड का मतलब क्या है? यहाँ पर ह्यूमिड का मतलब है समथिंग विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर, पानी से भरा हुआ। और बेटा शैडोज यहाँ पर किसको रेफर किया गया है? क्लाउड्स को रेफर किया गया है। होवर का मतलब होता है कवर। तो ही सेज जब पानी से भरे हुए क्लाउड्स कवर कर लेते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, जब वो स्टार से भरा हुआ स्फेयर, बेटा मतलब आसमान, यहाँ पे सर्कल को रेफर किया गया है, जब वो हमारे पूरे आसमान में जो स्टार्स से भरा हुआ है, जब वो उसको बिल्कुल ढक लेता है, एंड द मेलैंकोली डार्कनेस, और उसके बाद वो जो मेलैंकोली यानी वो जो सैडनेस है, उस डार्कनेस में, उस अंधेरे में जो दुख है वो वीप करने लगता है, यानी वो रोने लगता है इन रेनी टीयर्स। तो इन लाइनों के थ्रू पोएट हमें ये समझाते हैं जैसे रेन एक इंसान है, जिस तरीके से वो कहते हैं जब ह्यूमिड शैडोज यानी पानी से भरे हुए क्लाउड्स कवर कर लेते हैं जब हमारे स्टारी स्फेयर को, यानी जब हमारे तारों से भरे आसमान को, एंड द मेलैंकोली डार्कनेस। मेलैंकोली डार्कनेस का क्या मतलब है? यानी वो दुख भरी डार्कनेस जो है वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वो रोने लगती है। और जब वो रोने लगती है तो उसकी रोने की जगह जो बूंदें हैं हमारी बारिश की वो धरती पर नीचे गिरने लगती हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ही सेज ऐसे टाइम में इट इज़ व्हाट अ ब्लिस, यानी हाउ लवली। ही सेज कितना बढ़िया लगता है टू प्रेस द पिलो, मतलब अपना सर पिल्लो पर रखना। क्यों? क्योंकि जब बाहर बारिश हो रही होती है और आप अपने कमरे में लेटे होते हो, सर पिल्लो पर रखना,
जब आप बाहर बारिश हो रही होती है और आप अपना आराम से पिल्लो पर लेटे होते हो घर में, आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, यू आर जस्ट देयर एंड एंजॉइंग योर सेल्फ, व्हेन देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू, ठीक है, व्हाट अ ब्लिस इट इज टू प्रेस द पिल्लो। तो कितना अच्छा लगता है उस बारिश के मौसम में आपको, जब आपका सर ऐसे पिल्लो पर है और आपको बाहर से बारिश की टिक टिक पट पट सुनाई देती है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, और वो कहाँ पर है, उसका हाउस कहाँ पर है बच्चों, उसका जो हाउस है वो एक कॉटेज चैम्बर है, यानी लकड़ी का बना हुआ एक चैम्बर, स्मॉल रूम, ठीक है, उसका एक छोटा सा कमरा है। एंड आई लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ही सेज, और वहां बैठे बैठे मैं क्या करता हूँ, मैं उस बारिश की जो बूंदे हैं, जो वो बारिश की बूंदे गिरती हैं, उनकी पैटर यानी उनकी जो चटर पटर होती है उनको सुनता हूँ, यानी वो जो बारिश की चटर पटर होती है, बारिश की जो टिप टिप बूंदे होती हैं उनको सुनता रहता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा ही सुंदर सा माहौल बना दिया है जब वो बारिश की बात करते हैं। वो कहते हैं, कवि कह रहा है कि जब आर्द्र छायाएं मंडराती हैं, यानी जब हमारी भरे हुए जो बादल होते हैं जब वो मंडराती हैं, यहाँ पर उनका मतलब काले बादलों से है जो पानी से भरे होते हैं। कवि कह रहे हैं कि जब आकाश इन बादलों से भरा होता है तो नमी से भरे होते हैं, पानी से भरे होते हैं और बारिश लाने वाले होते हैं। जब ऐसे बादल आकाश में चारों ओर मंडराते हैं तो वह सभी तारों के गोले, यानी यहाँ पर जो हमारा आसमान है उसको ढक लेते हैं। रात के समय जो तारे भरा है उसे असमय आकाश में नमी भरे बड़े बड़े बादल उमड़ घुमड़ रहे होते हैं और आकाश से गिरते आंसुएं जैसी वर्षा की बूंदों से रात के दुखद अंधकार को मिटा देते हैं। यानी रात में जो वो सैडनेस, वो जो दुख होता है वो बारिश आते ही मिट जाता है और उसके बाद आप खुश हो जाते हो। कवि बारिश की बूंदों की तुलना आंसुओं से कर रहा है। क्यों? जिस तरीके से आसमान रो रहा हो, और वह कहते हैं कि अंधेरा आकाश जो बहुत उदास लगता है, ऐसा लगता है मानो जैसे कि वो रो रहा हो और बारिश की बूंदें उसके आंसुओं की द्वारा बह रही हो। वह आगे कहते हैं कि अपने कमरे, यानी कॉटेज चैम्बर का मतलब है शयन कक्ष, जहां पर वो रेस्ट करते हैं, कि बिस्तर पर लेटकर वह छत पर गिरने वाले बारिश की बूंदों से होने वाली आवाज को सुनना एक सक्षम व्यक्ति की तरह उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, ही लाइक्स डूइंग इट, उसको ही लाइक्स लिसनिंग टू रेन, लिसनिंग टू द फॉलिंग रेन। उन्हें वो गिरती हुई बारिश को सुनना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें वो बारिश की बूंदों की आवाज़ कानों में पड़ती हुई बहुत ही मधुर लगती है। उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद और मज़ा आता है। चलिए आगे वो क्या कहते हैं, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, वो कहते हैं कि बारिश की हर बूंद ऑन द शिंगल्स, यानी शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड ऑन द शिंगल, शिंगल का मतलब है टाइल्स, यानी वो कहते हैं हर बूंद, ठीक है, हर बूंद जो टाइल पर गिरती है उसका कुछ ना कुछ असर मेरे दिल दिमाग में रह जाता है। हैज एन एको इन दी हार्ट, ठीक है, रिपीटिंग साउंड, वो कहते हैं उसकी एक रिपीटिंग साउंड है मेरे दिलों में, रिपीटिंग साउंड। ही सेज बाहर तो बारिश की बूंदें गिरकर बंद हो गई होंगी, लेकिन मेरे मन में अभी भी वो बारिश की वो टुपुक 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 आज भी है, जो मुझे सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। And 1000 dreamy fancies, he says, और जब बारिश गिरती है तो मेरे दिमाग में हजारों ड्रीमी फैंसीज आती हैं। 1000 ड्रीमी फैंसीज का मतलब होता है बच्चे फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब सिंपल भाषा में होता है ड्रीम्स। तो इसे, और जब बारिश गिरती है और जब मैं बारिश की बूंदों को गिरता हुआ देखता हूँ तो मेरे दिमाग में अनेक तरीकों के ख्याल आते हैं, और उन अनेक तरीकों के ख्यालों के साथ आते हैं मेरे दिमाग में ड्रीमी फैंसीज, यानी मेरे दिमाग में आते हैं कुछ ऐसे ख्याल जिनको सोच कर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी कुछ ऐसी पुरानी मेमोरीज उसके दिमाग में वापस आने लगती हैं। अब ये चीज़ बच्चे हमारे साथ भी होती है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं या हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होता है ना, तो उसकी मेमोरीज हमारे दिमाग में रह जाती हैं, और बाद में जब हमारे साथ कुछ ऐसा ही फिर से रिपीट होता है तो हमारे दिमाग में उस चीज़ की मेमोरीज जो है ना वो कभी ना कभी रिवाइव जरूर करती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गाना सुना हो, अपनी ट्रिप पर जाते हुए मान लीजिए आपने कोई गाना सुना हो, अब आप जब वापस उस गाने को सुनेंगे कभी और 2-3 साल बाद, तो उस गाने को सुन के आपको वो ट्रिप याद आएगी, राइट, वो जो पिकनिक पे आप गए थे वो पिकनिक याद आएगी, वो मंजर याद आएंगे, वो माहौल याद आएंगे। बिल्कुल वैसे ही पोएट यहाँ पर कहते हैं जब बारिश गिरती है ना तो इन बारिश की बूंदों का असर एक तो दिल पर होता है, और दूसरा हमारे दिमाग में ना कुछ थाउजेंड्स ड्रीम्स आने लगते हैं। बारिश में हमारा शरीर इतना काम हो जाता है, हम इतने ज़्यादा शांत हो जाते हैं कि हमारा दिमाग अलग अलग ख्याल बनाने लगता है।
इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, इसी तरह मेरा दिमाग जो है वो ख्यालों को बुनने लगता है, ठीक है। बिजी बीइंग स्टार्ट यानी मेरा दिमाग जो है वो ख्यालों को बनाने लगता है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, इसी और उसी के साथ साथ नए ख्याल तो आते ही हैं, लेकिन thousands ऑफ मेमोरीज ऑल्सो कम बैक, ही सेज। और उस बारिश की पटर पटर से रिलेटेड अगर उसके दिमाग में कोई और पुरानी मेमोरीज थी तो वो मेमोरीज भी उसके दिमाग में आने लगती हैं। They weave their air threads into woof, बेटा बहुत बहुत जरूरी लाइन। और वो कहते हैं ये जो ख्याल है ना, ये मेरे ख्यालों को बुनता है, ठीक है, बुनना, ठीक है, पहली चीज तो बुनना। देयर एयर थ्रेड्स, एयर थ्रेड्स का मतलब है हवा में रहते हुए कुछ धागे, यानी डिफरेंट थॉट्स इनटू वूफ। बच्चे देखो, वूफ का मतलब है यहाँ पर एक पूरा का पूरा आपका चक्री। तो हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर हमारे ड्रीम को कुछ धागों से कंपेयर करते हैं। इसे हमारे दिमाग के जो ड्रीम्स है, हमारे दिमाग के जो ख्याल है ना, वो छोटे छोटे कुछ धागों के पीसेस जैसे हैं जो अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसे जब बारिश आती है ना तो हमें सब वो चीज़ें याद आने लगती हैं और उसके बाद हम ये मानते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारी जो मेमोरीज हैं, हमारे जो भी ख्याल हैं, जो भी सपने हैं, वो सब एक चक्री में बन रहे हैं, यानी अलग अलग जगहों से सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, अलग अलग रास्तों से थ्रेड्स आ रही हैं और वो सारी के सारी एक चक्री में अब लिपट रही हैं, यानी वो सारे ख्याल जो हैं वो दिमाग में आकर अब सेट हो रहे हैं। As I listen to the patter upon the rain of the roof, of the rain on the roof, इसी तरह जब ये कब होता है, जब मैं बारिश की उस पैटर को, बारिश की उस चटर पटर आवाज को अपने कानों से सुनता हूँ। यानी वो कहते हैं बारिश के समय उनके दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज जो है वो आने लगती हैं। कवि अपने घर की छत पर गिरती बारिश की बूंदों को सुनकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। जब वो बताते हैं कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो मैं अपने आप में ही किसी न किसी ख्यालों में चला जाता हूँ और उन ख्यालों में ही मैं सोच रहा होता हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वह कहते हैं कि खपरेल की हर झनकार दिल में गूंजती है, यानी जो बारिश की जो आवाज़ है वो उनके दिल के अंदर गूंजती है। जब भी वे छत पर गिरती हुई बारिश सुनता है तो उसकी ध्वनि उनके दिल और सपनों में दोहराती है, तो उन्हें सपनों में भी वो बारिश की टिप 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 सुनाई देती है, जिसकी वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उसके पास कई अलग अलग काल्पनिक कल्पनाएं होती हैं और वो सब तभी जागरूक होती हैं जब बारिश होती है। वह आगे कहते हैं कि छत पर गिरती बारिश की तरह यह आवाज़ उनके मन में कई नए नए अलग सपने पैदा भी करती है। उसके अतीत की कई यादें याद आती हैं जो सपनों के रूप में उसके दिमाग में लौट आती हैं। तो वह कहता है कि जब वह छत पर बारिश की आवाज़ सुनता है तो उसके मन में कई नए सपने आते हैं और अतीत की यादों के सपनों के रूप में वह वापस आ जाते हैं और उन सब चीज़ों को फिर वो याद करता है। अब उन्हीं यादों में से एक बच्चे आती है इसको अपनी मदर की याद, ठीक है, उन्हीं यादों में से एक याद है बच्चे इसकी मदर की। वो कहते हैं नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, ही सेज, और उसी मेमोरी में आती है मेरी माँ, ठीक है। अब उन्हीं मेमोरीज में जिनको वो याद कर रहा है उस बारिश के द्वारा, वो कहता है कि उन्हीं मेमोरीज में आती है माय मदर। ये उसकी सबसे स्वीटेस्ट मेमोरी है, ठीक है, ये उसकी सबसे स्वीटेस्ट मेमोरी है। स्वीटेस्ट मेमोरी होने के साथ साथ बच्चे ये उसकी सबसे वर्स्ट मेमोरी भी है, ये उसकी सबसे ख़राब मेमोरी भी है, मम्मी को याद करना। अब उसे मम्मी को याद करने की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज उनकी मम्मा अब नहीं रही। As now she used in years agone, he says, क्योंकि उनको गए हुए भी बहुत साल हो चुके हैं, यानी उनकी डेथ हुए हुए भी बहुत साल हो चुके हैं। His mother was no more। अब आप लोग ये डेथ जैसा वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, आप ऐसे अच्छे वर्ड यूज करेंगे, नो मोर। हर मदर वॉज नो मोर, उनकी मम्मा नहीं थी। एंड उनकी मम्मी की यादों में वो क्यों खो गए, बिकॉज वो बारिश की बूंदें गिर रही थी, कुछ ना कुछ उनकी बचपन की मेमोरी रही होगी अपनी मम्मी के साथ बारिश की, जो उनके दिमाग में रिवाइव होने लगी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अब यहाँ पर उसको अपनी मम्मी का ख्याल आया, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो रिगार्ड करती थी, बच्चे हम कह सकते हैं लव करती थी द डार्लिंग ड्रीमर को। यहाँ पर डार्लिंग किसके लिए यूज़ किया गया है बच्चे, पोएट के लिए। ड्रीमर किसके लिए यूज़ किया गया है, पोएट के लिए। और पोएट को बच्चे डार्लिंग ड्रीमर क्यों बोला गया है, बिकॉज पोएट जब भी बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता है तो वो अपने अलग अलग ख्यालों में खो जाता है और अलग अलग चीज़ों को इमेजिन करने लगता है, ठीक है। उसे डार्लिंग ड्रीमर बोला गया है टू शो
दैट, उस दिखाने के लिए दैट हिज मदर, कि उसकी मम्मा को, दैट हिज मदर loved to regard the darling dreamers, loved his child, loved her child, अपने बच्चे से वो बहुत प्यार करती थी, loved her child who used to dream, जिन्हें ड्रीम करना बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि उस आदमी के ख्यालों में अब उसकी मम्मा आ जाती हैं एक तरीके से याद करने या प्यार करने अपने डार्लिंग ड्रीमर को, यानी अपने उस प्यारे बेटे को जो सपना देखना बहुत पसंद करता है। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ही सेज, और वो तब तक रहती हैं जब तक बारिश होती है, और उसकी मम्मी तब तक उसके ख्यालों में रहेंगी जब तक सुबह नहीं हो जाती, जब तक मॉर्निंग नहीं हो जाती। उसको उस रात उसका दिमाग इतना शांत था कि मे बी उसे अपनी मम्मी का सपना आया हो, और उसकी मम्मी का सपना खत्म हुआ जब सुबह हो जाती है। ओ आई फील और फॉन्ड लुक ऑन मी, और ये बारिश ने वो मम्मी की मेमोरीज जो याद दिलाई हैं। ही सेज, उसको अपनी मम्मी का वो फॉन्ड, अपनी मम्मी का वो लविंग लुक याद आ रहा था कि कितने प्यार से उसकी मम्मी उसको देखा करती थी जब वो जिंदा थी। विच प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द, सॉरी, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यहाँ पर रिफ्रेन का मतलब है रिपीटिंग साउंड। अब जैसे जैसे ऊपर आसमान से बारिश गिर रही है वैसे वैसे ये ख्याल भी पोएट के दिमाग में आ रहे हैं। ऊपर से बारिश की बूंदें गिर रही हैं और यहाँ पर उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं, और वो कहते हैं एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, इसी तरह ऐसे जिस तरीके से मैं इस बारिश की कॉन्टिन्यूअस आवाज़ को सुन रहा हूँ, विच इज़ पैटरिंग अपॉन माई शिंगल्स, यानी जो आसमान से गिर रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, ही सेज, और मेरी मम्मी का ख्याल ही मेरे दिमाग में घूम रहा है जब तक ये बारिश की बूंदें आसमान से नीचे आ रही हैं। अब बच्चे वो कहते हैं यहाँ कवि अपनी माँ का परिचय देते हैं, जब क्यों, क्योंकि इस पूरी की पूरी पोम में जो उन्हें एक चीज़ बारिश से याद आती है ना बच्चे, वो उनकी माता ही है, उनकी मम्मी ही है जिनको वो याद करते हैं। वो कहते हैं, वह कहता है कि वह अपनी माँ का सपना देख रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सुबह तक मेरे साथ रहती हैं। सुबह तक का मतलब यह है कि जब उनकी आंखें बंद होंगी वो सपना देख रहे होंगे, तभी तो मम्मी सुबह तक मिलेंगी। जैसे कि उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था कि बारिश अतीत की यादें लाती है, यहाँ उनकी माँ की याद उन्हें आती है जबकि जो अब जीवित नहीं है। पहले तो उसे वह बहुत प्यार करती थी, अपना लाडला समझती थी, और दिन ढलने तक उसके सोने देती थी, और मीठे मीठे सपने देखती थी, और वो उन्हें अलाउ करती थी कि तुम्हें जैसा करना है तुम करो। तो यहाँ पर थ्रू द पोएम, इस पोएम के थ्रू वो अपना मम्मी के लिए प्यार दिखाना चाहते हैं। थ्रू द पोम, इस पोम के थ्रू ही विशेस टू शो, उन्होंने कोशिश करी है दिखाने की, ही विशेस टू शो हिज लव फॉर द मदर, अपनी मम्मी के लिए प्यार, शो लव फॉर दी मदर, अपनी मम्मा के लिए वो प्यार व्यक्त करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के द्वारा। कवि को अभी भी महसूस हो रहा है कि उसकी माँ उसे देख रही हैं जब वह अपने कमरे की छत पर गिर रही बारिश की बूंदों से बना गाना सुन रहा था, और वो बारिश की बूंदों की जो टप टप टिक टिक थी बच्चे, वो उसे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जिस तरीके से कोई गाना बज रहा हो। बारिश की आवाज़ उसे अपने अतीत पर अपने वर्तमान से जोड़ने पर मजबूर कर देती है, इसलिए कभी अपने कमरे की छत पर बारिश की बूंदों की आवाज़ से द्रवित हो जाता है। जब उसे वह आवाज़ सुनता है तो उसे अतीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, और अपनी मम्मी को याद करते हुए ही इस पोएम का अंत वो कर देते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि इंसान हो या नहीं हो, उनके जो यादें हैं वो हमेशा रह जाती हैं। यादें हमेशा रह जाती हैं। इंसान नहीं रह जाता, यादें रह जाती हैं उस इंसान की। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। बच्चे इस पोएम में हमारे पास कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी हैं जिनको करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमने पोएम को करा है। तो आइए बच्चे देखते हैं पहले इस पोम के स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3 के पोएटिक डिवाइस। इसको बहुत छोटी सी पोम है, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है, बहुत प्यारा सा छोटा सा लेक्चर है। तो बच्चे राइमिंग स्कीम है इस पोम की ABCBDEFE। आइए पोएम की राइमिंग स्कीम बनती कैसे है वो पहचानते हैं। हमारे पास ये वाला पोएट है, आइए देखिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैं जो चीज़ें बस हाईलाइट करूंगी उसको देखना है। बच्चे होवर, होवर यहाँ पर होवर किससे मैच करता है? होवर किसी से मैच नहीं करता, हवर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हम इसको क्या लेटर देंगे? यहाँ पर बच्चे हम इसको भी ए लेटर दे देते हैं।
ठीक है, हम यहाँ पर अभी इसे ए लेटर दे देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये वर्ड किससे मैच करता है। फिर मेरे पास बचे है यहाँ पर स्फेयर, ठीक है, स्फीयर, स्फीयर, मेरे पास वर्ड है स्फीयर। अब ये पिछले वाले से मैच नहीं करता तो इसको मैं बी दे देती हूँ, ठीक है, ए बी। अब देखो डार्कनेस, डार्कनेस तो वो हॉवर स्पीयर से मैच नहीं करता, वो तो अलग ही वर्ड है डार्कनेस। तो बेटा ये एक अलग वर्ड हो गया। अब ये दोनों में से किसी से मैच नहीं करता, इसीलिए मैं इसको अगला अल्फाबेट दे दूंगी जो कि है सी, ठीक है। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है बच्चे टीयर्स। मैं कलर चेंज कर रही हूँ बिकॉज वो दिखेगा नहीं वरना आपको। अगला वर्ड है बच्चे टीयर्स, आंसू, टीयर्स, स्फीयर्स, टीयर्स, स्फीयर्स, टीयर्स मैच कर रहा है, तो यानी इसको भी मैं क्या दे दूंगी, इसको भी मैं दे दूंगी बी, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे थे। अगला देखो पिलो, पिलो, होवर, स्फेयर, डार्कनेस, टीयर, कोई मैच नहीं करता। पिलो, तो बच्चे पिलो, अब पिलो बिल्कुल अलग है, तो पिल्लो को मैं क्या राइमिंग स्कीम दूंगी भैया, अब पिल्लो बिल्कुल अलग है तो इसीलिए इसको मिल जाएगा डी, इसीलिए इसको क्या मिल जाएगा डी। तो मेरी पोएम राइमिंग स्कीम क्या बन रही है, ए बी सी बी डी, ठीक है। अब देखो बेड, बेड, अगला क्या है बेड, बेड यानी अलग बिल्कुल साउंड, तो मैं इसको दे दिया ई और यहां पर भी लिख दिया ई, ठीक है। पैटर, पैटर, अब देखो पैटर किसी से मैच कर रहा है, होवर, स्फेयर, डार्कनेस, ट्रीज, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर, होवर पैटर, होवर पैटर कर रहा है, लेकिन इतनी दूर में मैं ए नहीं लगा सकती, तो यहाँ पर बच्चे मैं क्या लगाऊंगी, अब मैं यहाँ लगाऊंगी एफ। क्यों, बिकॉज ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा। होवर और पैटर दोनों में साउंड्स अलग अलग है, ऑल्दो ई आर है लेकिन वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग है। अब लास्ट देखो ओवरहेड, लास्ट वर्ड क्या है, वो है ओवरहेड, ओवरहेड बेड, ओवरहेड बेड, ओवरहेड बेड मैच करता है, तो इसको मैं क्या राइमिंग स्कीम दूंगी ई। तो मेरी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी सी बी डी ई एफ ई। इस तरीके से बच्चे मैं अपनी राइमिंग स्कीम बना सकती हूँ। अगर मैं इस तरीके से राइमिंग स्कीम बनाऊंगी तो कभी जिंदगी में मेरा आंसर गलत नहीं होगा। ए बी सी बी डी ई एफ ई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राइमिंग स्कीम कैसे बनाई जाती है। चलिए बच्चे, पहला पोएटिक डिवाइस जो हमारी पोम में यूज हो रहा है उसे कहा जाता है बच्चे एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, एलिटरेशन बच्चे एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर आप लोग अपने आने वाले 2 या 3 वर्ड्स का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है ना, वो हमेशा सेम साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे यहां पर आप पढ़ के देखो, ह्यूमिड होवर, ह्यूमिड होवर। दूसरा पढ़ो स्टारी स्फेयर, स्टारी स्फेयर, इसमें एस की साउंड रिपीट हो रही है। प्रेस पिलो, प्रेस पिलो, इसमें पी की साउंड रिपीट हो रही है। लाई लिसनिंग, लाई लिसनिंग में एल की साउंड रिपीट हो रही है। ये एक ही लाइन के अंदर बच्चे पाए जाते हैं। हो सकता है बिल्कुल साथ साथ लिखे हो, या हो सकता है दोनों वर्ड्स के बीच में एक आधे वर्ड के एक्स्ट्रा हो, जैसे कोई एग्जाम्पल बीच में कोई और वर्ड लिखा हुआ हो, पर दोनों हैं एक ही लाइन में। तो बच्चे ऐसे पोएटिक डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। ये भी हम सिर्फ स्टैंजा 1 देख रहे हैं, और भी स्टैंजाज में आएगा। बच्चे यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस यूज किया जा रहा है जिसका नाम है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया बच्चे एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप ऐसे बोलकर देखो, ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया। अब ओ में ओ की साउंड आ रही है, तो ओनोमेटोपिया जो है बच्चे वो साउंड वाला पोएटिक डिवाइस है। वो क्या है, वो साउंड वाला पोएटिक डिवाइस है। यानी जब आपको कोई डाउट आ जाए कि आप लोगों को साउंड वाला पोएटिक डिवाइस, जब आप लोगों को ये समझ में नहीं आए कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप कुछ नहीं, आप बस इतना याद रखना कि ओनोमेटोपिया में ओ आ रहा है, यानी यहाँ पे साउंड की बात हो रही है। तो द यूज ऑफ द साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेज। ठीक है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए और एक ऑडिटरी यानी बोलते हुए इमेज, यानी वर्बल इमेज, ये दिमाग में एक वर्बल इमेज बनाने के लिए जब हम लोग कोई ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जो साउंड का हो, जैसे यहाँ पर पैटर का यूज किया गया है। पैटर जैसे पट 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 बारिश का गिरना, उसको यहाँ पर पैटर बोला गया है। इट इज द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। ये क्या है, ये वो बारिश की बूंदें जो आसमान से गिर रही हैं और वो गिर कर यू टक 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 की साउंड क्रिएट कर रही हैं, उसके लिए ये वर्ड जो है पैटर यहाँ पर यूज
किया गया है। फिर यहाँ पर बच्चे पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है। देखो पर्सोनिफिकेशन में बच्चे एक वर्ड आता है पर्सन, ठीक है, पर्सन। तो किसी भी चीज को पर्सन का कैरेक्टर अगर आप दे देते हो, यानी कोई भी लिविंग कैरेक्टर दे देते हो, तो आप कहते हो कि वहां पर आपने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। यहाँ पर आपने डार्कनेस को, यानी आपने अंधेरे को बोला है कि अंधेरा इज सैड। क्या बोला था वहां पर लिखा है बच्चे, मेलनकली सैड, मेलनकली डार्कनेस। तो मेलनकली डार्कनेस का मतलब क्या है कि अंधेरा जो है वो दुखी है, अंधेरा दुखी है। अब अंधेरा दुखी नहीं हो सकता क्योंकि दुखी होना इंसान का कैरेक्टर है, ठीक है। वीप, रोना, रोना इंसान का कैरेक्टर है। आपका आसमान नहीं रो सकता, वो हमारा कहना है कि आसमान रोता है, लेकिन ओरिजिनली आसमान नहीं रो रहा होता, राइट। तो यहाँ पर बच्चे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया है। यहाँ पर हमने डार्कनेस को इंसान का एक कैरेक्टर दिया है, जब हमने डार्कनेस के लिए ये बोला कि डार्कनेस तो रो रही है, ठीक है। और लास्ट है बच्चे हमारे पास ट्रांसफर्ड एपिथेट। कौन सा? ट्रांसफर्ड एपिथेट। बच्चे इसके अंदर आप एक एडजेक्टिव यूज करते हो एक नाउन के साथ किसी और बड़े आइडिया को बताने के लिए। यहां पर ये जो वर्ड है मेलनकली डार्कनेस, ठीक है, मेलनकली डार्कनेस में एक और पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। अब आपको ये पता लग गया कि ये सैड डार्कनेस की बात करी गई है, लेकिन क्या एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ डार्कनेस की बात की गई है? नहीं, सैड डार्कनेस नहीं होती। सैड वो लोग हो जाते हैं जो इस डार्कनेस को फेस करते हैं। सैड आर दोज पीपल, वो लोग हो जाते हैं, आर दोज पीपल हु फेस द डार्कनेस इन देयर लाइफ, हु फेस डार्कनेस इन देयर लाइफ। तो यहां पर वो जो बात कर रहे हैं ना मेलनकली डार्कनेस की, वो उन सब लोगों को भी रेफर करते हुए है जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आगे वाली स्टैंजा 2 की तरफ। स्टैंजा 2 में बच्चे वापस से एलिट्रेशन यूज हो रहा है बिजी बीइंग में, ठीक है। बिजी बीइंग में बी रिपीट होता है, देयर थ्रेड में टी रिपीट होता है, और रेन रूफ के अंदर आपका आर रिपीट होता है, ठीक है। वापस से बच्चे यहाँ पर ओनोमेटोपिया यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर इस बार ओनोमेटोपिया 2 जगह पर यूज किया गया है। इधर इस बार टिंकल की साउंड, यानी आपके जो स्लो रेन की जो साउंड होती है, स्लो रेन की जो साउंड होती है बच्चे, उसके लिए रेफर किया गया है। और आपको पैटर्न तो पता ही है, चटर पटर की जो साउंड होती है बारिश गिरने की, उसको रेफर किया गया है। स्लो रेन के लिए टिंकल और अच्छी खासी रेन के लिए पैटर वर्ड का यूज किया गया है। इसमें बच्चे और क्या पोएटिक डिवाइस है, वापस से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन बच्चे कहाँ पर यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन जैसा मैंने आप लोगों को बताया, किसी भी नॉन लिविंग चीज को लिविंग थिंग का कैरेक्टर अगर हम दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाया जाता है। तो यहाँ पर ट्रीटिंग ए नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर उन्होंने लिखा है रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज वाला जो पॉइंट है, दैट द पर्सन वीव्स द ड्रीम, कि आप ड्रीम को क्या करते हो? वीव करते हो, आप अपने सपने बुनते हो। तो सपने बुनना, तो बेटा सपने बुनने का मतलब यह है कि सपना का स्वेटर है जिसको हम बुन रहे हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि जो बारिश होती है ना, वो हमारे सपने बुनती है। बारिश सपने नहीं बुन सकती, इंसान का दिमाग सपने बुन सकता है। तो यहाँ पर वो इस चीज को वापस से पर्सोनिफाई करते हैं, यानी इसे इंसान का कैरेक्टर देकर कहते हैं कि बारिश जब सपने बुनती है, लेकिन बारिश सपने नहीं बुनती, इंसान सपने बुनता है, याद रखना। फिर एक और पोएटिक डिवाइस बच्चे वापस से इसमें है ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसमें आप एक एडजेक्टिव यूज करते हो किसी नाउन के साथ, किसी भी नेम प्लेस एनिमल संज्ञा के साथ, मगर किसी और बड़ी चीज के मीनिंग को दिखाने के लिए। जैसे वहां पर मेलनकली डार्कनेस उन सारे लोगों की जिंदगी को भी रेफर किया गया था जो दुखी जिंदगी जी रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर बच्चे हैं ड्रीमी फैंसीज, ठीक है। यहाँ पर ड्रीमी फैंसीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि फैंसी में वर्ड है फैंटेसी, या फिर आप कह सकते हो ड्रीम्स, सपने। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी फैंटेसीज हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो ड्रीमी हैं, लेकिन वो सारे लोगों को रेफर कर रहा है यहाँ पर, यू नो, हु हैव गुड फैंटेसीज, जो चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप एक बार लाइन को वापस देखेंगे तो यहाँ पर आप लाइन देखें, वो कहते हैं एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज। तो क्या यहाँ पर वो फैंसीज सिर्फ हमारे ड्रीम्स के लिए यूज़ किया गया है, हमारे ख्यालों के लिए यूज़ किया गया है? नहीं, वो उन सब लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो इस बारिश के मौसम में अपने ख्यालों में खो जाते हैं और नए और पुरानी मेमोरीज को नई चीज़ों को दिमाग में लाते हैं और पुरानी चीज़ों से अपने दिमाग की मेमोरीज बनाते हैं।
अब लास्ट बेटा स्टैंजा 3 के अंदर हमारे पास एलिट्रेशन और ओनोमेटोपिया है। ओनोमेटोपिया में हमने पैटर वर्ड का ही रिपीटेशन किया है और यहाँ पर मेमोरी ऑफ माय मदर में एम की साउंड रिपीट हो रही है एंड रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स में डी रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ हमारी पोम के जितने भी पोएटिक डिवाइसेस थे वो सब हो जाते हैं डन। एंड इसी के साथ बच्चे हम लोग आते हैं हमारे फाइनल एमसीक्यू वाले पार्ट पर। एंड आप लोगों को मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग पॉज कर लीजिए और वापस से इस आंसर को दीजिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ और आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट लिसन? द स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट? जी नहीं। स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो? नहीं। द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स? जी हाँ। उसे क्या सुनाई देता है? उसे म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप सुनाई देता है। कहाँ पर? जब वो अपने कॉटेज चैम्बर के अंदर बैठा होता है। कहाँ पर बैठता है? जब वो अपने कॉटेज चैम्बर में बैठता है तो वहां पर उसको म्यूजिक जो है, रेन ड्रॉप्स का जो म्यूजिक है, क्योंकि कभी तेज हो रहा है, कभी धीरे हो रहा है, कभी तेज बारिश है, कभी धीरे बारिश है, कभी हवा के साथ है, तो जो अलग अलग आवाजों से बारिश आती है वो ऐसा लगता है कि मानो एक म्यूजिक क्रिएट कर रही हो। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, वेयर डज द पोएट्स मदर लिव? आप लोग पॉज करेंगे और आंसर बताएंगे। और आंसर रहा बच्चे, इन अनदर टाउन? जी नहीं। इन अ विलेज? नहीं। विद पोएट? नहीं। शी हैज डाइड एंड पोएट रोट द पोएम इन हिज, पोएट रोट द पोम इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर। उसने अपनी मम्मी की मेमोरी में ही इस पोम को लिखा है, मेमोरी ऑफ हिज मदर। तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइस? इन द रूम? नहीं, बारिश तो कमरे में तो नहीं गिर रही। कहाँ गिर रही है? रूफ पर गिर रही है बच्चे बारिश। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लास्ट दो क्वेश्चंस बचे। व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट? ब्लिस का मतलब है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। पोएट के लिए हैप्पीनेस का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है पोएट के लिए? बेदिंग इन द रेन? बारिश में तो वो भीग नहीं रहा है। गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी? जी नहीं। गेटिंग इनटू एन ऑफिस इन रेन? ये तो भैया सैडनेस की बात है, खुश क्या होना है इसके अंदर। लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, लिसनिंग द पैटर ऑफ रेन? क्या करते हुए? लिसनिंग द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की बूंदों को सुनते हुए। पैटर ऑफ द रेन, बारिश की बूंदों को गिरता हुआ सुनते हुए। ऑप्शन नंबर डी बच्चा आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड बच्चे टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? ये लास्ट सवाल है, आप लोग पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को सोच सकते हैं बच्चे। लिसनिंग टू म्यूजिक? उन्हें म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है? जी नहीं। खाना खाना अच्छा लगता है? नहीं। रोमिंग ऑन द रूफ? नहीं। उन्हें अच्छे से बैठकर बस बारिश की टिप 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 सुनना अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ बच्चे हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त और हमारा लेक्चर भी होता है समाप्त। आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कितने आंसर्स सही करे। ठीक है, हाउ मेनी आंसर्स वर करेक्ट? आप लोगों ने कितने आंसर्स जो थे बच्चे वो करेक्ट करे। और उसी के साथ साथ बच्चे मैं 2 क्वेश्चन इसके अंदर एज अ होमवर्क छोड़कर जा रही हूँ, आप लोग वो 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क जरूर करना। उसी के बाद बच्चे आप लोग अपने पेपर का डीपीपी एक बार जरूर सॉल्व करना, देखना कि आपने को कितना समझ में आया और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी के साथ बच्चे खत्म करते हैं हमारे आज की क्लास को। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। रेन ऑन द रूफ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक छोटी सी बहुत प्यारी सी एक बच्चे और एक उसके मम्मी के प्यार के ऊपर ये एक पोएम थी, साथ ही साथ इसमें बारिश की भी बात की गई थी। आई होप बच्चे पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते सेम डे सेम टाइम। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय ऑल।